बाद के सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह गर्म आ गया है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और न्याय की जीत बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल इस मुठभेड़ की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। मुझे मोदी योगी से यही दरख्वास्त है, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरार आरोपी असद को अल सुबह मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बकरीद के दिन असद और उसके साथियों ने सूर्या की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। सूर्या की मां ने आरोपी का एनकाउंटर करने पर शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। साथ ही असद के साथियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। हमें खुशी है जो जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। अन्य आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और जो उनके सबके वो है मकान, उन पर बुलडोजर भी चलाया जाए। आरोपी असद के एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी में कानून का राज है, योगी सरकार में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो मुख्य अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को हम बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी जी कहते नहीं करते भी हैं और जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस हमारा कोई नारा नहीं है जी, हमारा काम है। अपराधी उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान खाली नहीं है जी। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी जी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री भी पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सहायता राशि और बाकी मदद का भरोसा दिया। पूरा हिंदू समाज भारत की पुलिस और कानून की व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, इसका हमने भरोसा देने का प्रयत्न किया है। कुछ आर्थिक सहायता और बाद में भविष्य में भी उनकी सहायता करते रहने का हमने आश्वासन दिया। वहीं एसपी सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने गाजियाबाद हत्याकांड पर सरकार पर निशाना साधा है कि अपराधी हर जात में होते हैं, वो किसी भी जात में हो सकते हैं। हिंदू की हत्या नहीं करता क्या? मुसलमान की हत्या नहीं क्या करता? तो यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यह सरकार हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को इसी तरह जड़ से कुचला जाना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं इस बात के लिए कि तुमने इस तरीके की मानसिकता को जो जड़ से कुचल दिया है, वहीं का वहीं धन्यवाद की पात्र है गाजियाबाद की पुलिस और पूरे प्रदेश की जनता गाजियाबाद पुलिस के साथ खड़ी। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर पर जहां सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था की जीत बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इस मुठभेड़ की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी से जानलेवा हमला बता रही है तो बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। सवाल यह है कि सोनपुर में आखिर हुआ क्या था, हमला कितना गंभीर था और इस घटना के पीछे सियासत का कौन सा खेल चल रहा है। सोनारपुर में उस वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। पथराव हुआ, जूते और अंडे फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि धक्का मुक्की के दौरान अभिषेक की शर्ट तक फाड़ दी गई। हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बाहर निकालना पड़ा। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पूरे बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। घटना के बाद
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। लेकिन इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। बेलव्यू क्लिनिक से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर केवल कुछ खरोंचे थे और वो पूरी तरह सामान्य स्थिति में बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। The hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति खुद टीएमसी की देन है। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख रिजल्ट निकले, वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना। आज पासा पलट गया है। फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है। कोई दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर। ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, लाइट करके दिखाना होगा, प्रेस्क्रिप्शन लाइट करना होगा। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का एक पुराना बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो विरोधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख ममता बंदोपाध्याय যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। और सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु दुरुस्त हो जाएगा। इसका उद्घाटन करने वो खुद भागलपुर आएंगे। साथ ही पुल टूटने से परेशान लोगों के लिए सीएम ने बड़ी राहत दी। 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। पर 3 बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर दौरे में खुद इस पुल का जायजा लिया। सीएम सम्राट ने विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने पुल को दुरुस्त करने की डेडलाइन तय कर दी है। सीएम ने कहा 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु दुरुस्त हो जाएगा। इसका उद्घाटन करने वो खुद भागलपुर आएंगे। साथ ही पुल टूटने से परेशान लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी। सीएम ने कहा कि जब तक ये पुल चालू नहीं होगा, सभी गाड़ियों को मुफ्त में ले जाने का इंतजाम सरकार करेगी। 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो,
उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर के लोगों को बड़ी सौगात भी दी। सीएम ने 300 करोड़ से ज्यादा की 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अधिकारियों के साथ भागलपुर के विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। विक्रमशिला सेतु को लेकर सीएम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ डेडलाइन तय कर दिया है। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए बेली ब्रिज भी तैयार हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है जब इस पुल पर जल्द जिंदगी दौड़ेगी, क्योंकि ये सीएम सम्राट का भरोसा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल जारी है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत मिली, लेकिन इस बंगले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। राबड़ी देवी ने साफ कह दिया है कि वो बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। उचित लगता है आपको? बोला क्या खाली कर रहा है? कौन बोला हम नहीं खाली करेंगे? 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ है? बिहार की सियासत के केंद्र में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड बंगला आ गया है। 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है, लेकिन राबड़ी देवी ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, ये वो घर लगी बेचे इन्हें बताइए ना। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ है, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? नियम कानून का बात कर रहे हैं। 5 देश रत्न मार्ग आवास जो डिप्टी सीएम के लिए अलॉटेड था, वो किन नियम के तहत मुख्यमंत्री आवास में शामिल करा लिया गया? बिहार में कानून का शासन है और सभी नागरिकों के लिए नियम समान है। यदि किसी सरकारी आवास को लेकर सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया है और पर्याप्त समय भी दिया गया है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये नैरेटिव रही है कि वो हमेशा विपक्ष के नेताओं के साथ ज्यादती करती है, और अब नई ज्यादती देखिए। नियम के अनुरूप आप काम कीजिए, बिना नियम कायदे के लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की ये कैसी कुत्सित नीति है? राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया है, जबकि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी इस समय 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही हैं। भवन निर्माण विभाग कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सियासत तब और भी भड़क गई जब सचिवालय एसडीपीओ पुलिस की टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी को नए आवास में शिफ्ट होने की सलाह दी। लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत मिलने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस राबड़ी देवी के साथ खड़ी है और एनडीए ने इसे राबड़ी देवी का हठ बता दिया है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम में बिहार की गूंज देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिहारी सत्तू और जर्दालू आम का जिक्र किया। सीएम सम्राट चौधरी ने मन की बात में बिहार के जिक्र पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। सत्तू से लेकर जर्दालू आम तक मन की बात में छाया बिहार। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में बिहार की गूंज सुनाई दी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सत्तू से लेकर जर्दालू आम तक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्तू को गर्मी का बेहतरीन साथी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, सत्तू ऐसा पेय है
जो पेट भी भरता है और शरीर को ताकत भी देता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जर्दालू आम की खुशबू का भी जिक्र किया। आम के मौसम की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के जर्दालू आम की खुशबू दूर से ही पहचान में आ जाती है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम सम्राट न्यूज 18 बिहार झारखंड पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखते नजर आए। सम्राट चौधरी ने मन की बात में बिहार के जिक्र पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। मन की बात में बिहार के देसी पेय सत्तू का जिक्र किए जाने के बाद पटना में सत्तू स्टॉलों पर लोगों की भीड़ देखी गई। सबने सत्तू को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया। सत्तू पी रहे हैं, कितना लाभकारी है ये? बहुत ज्यादा ही लाभकारी है और लू वगैरह से भी राहत मिलती है लोगों को। आज पीएम ने भी चर्चा की है। जी जी जी, कि सत्तू स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और जी बिल्कुल सही बात है। पौष्टिक आहार भैया ये। जी जी जी। आज मानते हैं पीएम ने भी आज सत्तू पीने से, सत्तू पीने से पेट का जो रहता है पूरा सफाया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ। गर्मी के समय में खाना कम, अगर सत्तू ये गिलास पी लीजिए, इसके बाद पानी पीते रहिए, 2-4 घंटा आराम से रहिए, कोई दिक्कत, लू नहीं लगेगा। लू नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भागलपुर के जर्दालू आम का भी जिक्र किया। इसके बाद जर्दालू आम की डिमांड बढ़ गई। जर्दालू आम काफी मीठा और स्वादिष्ट होता है। आम खरीदने आए लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। भागलपुर का जर्दालू आम आपके पास मिल रहा है, पीएम मोदी ने भी आज इसका जिक्र किया है। जी, मेरा पसंद करते हैं इसे? बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। क्या खासियत है इस आम की? खासियत में इसको काट के ज्यादा में थोड़ा टेस्टिंग अच्छा अलग लगता होता है, इसलिए जीआई टैग प्राप्त है इसको। जी बहुत पसंद है, पूरे फैमिली को पसंद है जर्दालू आम। क्या खासियत है इस आम की? ये आम जो है ना साइज में छोटा होता है और इसको हम लोग बिहारी है तो हम लोग इसको नोच लेते हैं और इसको चमड़ी छील देते हैं और खा लेते हैं आराम से बहुत मजे से। मन की बात में बिहार की गूंज देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्तू और जर्दालू आम की चर्चा छेड़कर बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। बिहारी सत्तू और जर्दालू आम के जिक्र के बाद बिहार के लोगों में खुशी है। अब बिहारी सत्तू और जर्दालू आम की देश विदेश में नई पहचान की उम्मीद बढ़ गई। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भारतीय सेना को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम देश के तीसरे CDS के तौर पर पदभार संभाल लिया है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। शनिवार को CDS अनिल चौहान का 3 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और अब देश को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गए हैं। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने देश के तीसरे CDS के तौर पर पदभार संभाल लिया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों के जानकार माने जाने वाले जनरल राजा सुब्रमण्यम के पास नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करने का लंबा अनुभव है। CDS के रूप में उनकी जिम्मेदारी और बड़ी है। सबसे अहम चुनौती है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सपना जमीन पर उतारना। फिलहाल थल सेना, वायुसेना और नौसेना की कुल 17 अलग अलग कमांड है। ऐसे में थिएटर कमांड लागू होने के बाद सिर्फ ढांचा बदलना ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की कार्य संस्कृति, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और खरीद प्रक्रियाओं में भी वास्तविक एकीकरण सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही नए CDS के सामने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी होगी। पद संभालने के बाद जनरल राजा सुब्रमण्यम ने साफ किया है कि संगठनात्मक सुधार, सैन्य बदलाव और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। NS राजा सुब्रमण्यम ने साल 1985 में गढ़वाल राइफल से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया। लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास यूनिवर्सिटी से
डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी है। सुब्रमणी ने करीब 40 सालों तक सेना में सेवा दी। साल 2025 में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार थे। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच सेना उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। जम्मू कश्मीर के सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। सुब्रमणी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।